हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम प्रकाश के व्यतिकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम व्यतिकरण प्रतिरूप में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यंग की प्रायोगिक व्यवस्था के रेखाचित्र पर विचार करते हैं। यहाँ पर S1 S2 दो प्रकाश स्रोत है जो कि कला संबद्ध है और कला संबद्ध प्रकाश तरंग उत्सर्जित कर रहे हैं। ये तरंगे आगे माध्यम में गमन करती हुई अध्यारोपित होती हैं परस्पर विभिन्न बिंदुओं पर, जिस कारण व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। जिन बिंदुओं पर ये समान कला में अध्यारोपित होती हैं वहां पर समपोषी व्यतिकरण होता है और जिन बिंदुओं पर ये विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। इस व्यतिकरण को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, या कह लीजिए इस व्यतिकरण का प्रतिरूप हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं। ये पर्दा है जिस पर हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि पर्दे के मध्य बिंदु पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसको हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज भी कह सकते हैं, और इसके दोनों ओर एकांतर क्रम से अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप जैसा कि अभी जानते हैं, अभी भी आपको बताया कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त होना किसी बिंदु पर या अदीप्त प्राप्त होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि तरंगे कैसे अध्यारोपित हो रही है, समान कला में या विपरीत कला में। और ये निर्भर करता है कि उस बिंदु पर दोनों स्रोत यानी कि S1 और S2 से पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना है। ठीक है, तो पर्दे के मध्य बिंदु O पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है क्योंकि S1 और S2 से चलने वाली तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है, जबकि इसके दोनों ओर विभिन्न बिंदुओं पर एकांतर क्रम में हमें अदीप्त और दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि S1 और S2 से चलने वाली तरंगिकाएं वहां पर समान कला में अध्यारोपित हो रही हैं या विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के मध्य पथांतर क्या है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम पर्दे पर एक बिंदु चुनते हैं P, जिसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो y है। अब इस बिंदु पर हम ये मान के चलते हैं कि दीप्त फ्रिंज बन रही है या अदीप्त। वो निर्भर किस पर करेगा कि इस बिंदु पर पहुंचने वाली जो तरंगिकाएं हैं जो कि S1 S2 से आ रही हैं उनके मध्य पथांतर क्या है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि S1 से P तक की जो दूरी तरंगिका तय करती है वो x है और S2 से P तक की जो दूरी है वो x प्लस डेल x है। इन दोनों के मध्य पथांतर क्या होगा, डेल x होगा। उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, S1 से S2P पर लंब डालते हैं। ठीक है, तो जो ये दूरी प्राप्त हो रही है हमें S2A, ये कहलाता है पथांतर। ठीक है, इस पर ही ये निर्भर करेगा कि दोनों तरंगे बिंदु P पर समान कला में अध्यारोपित होंगी या विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। ज्यामितीय अध्ययन के लिए हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं और दोनों स्लेटों के मध्य बिंदु O डैश से बिंदु P की माध्य स्थिति, इसको हम O डैश P से दर्शा रहे हैं और ये O डैश O से जो कोण बना रही है वो इस कोण थीटा के बराबर ही होगा, तो इसको हम थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, S1 S2 के मध्य की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, और दोनों स्लिटों यानी कह लीजिए द्विस्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल D है। ठीक है, अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं, गणितीय विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं O डैश P। इस त्रिभुज में हमें OP ज्ञात है और O डैश ज्ञात है, यानी कि हमें लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है। तो थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा उसको दर्शाएंगे tan थीटा से। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, OP बटे O डैश। ये किसके बराबर आएगा, y अपॉन d। इसी प्रकार हम त्रिभुज ले रहे हैं S1 S2 A, तो S1 S2 A त्रिभुज में आपका थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, S2A बटे S1 S2, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब हमें ज्ञात है कितना है, डेल x, और कर्ण हमें ज्ञात है कितना है, d। तो ये आ जाता है डेल x अपॉन d। ये समीकरण नंबर 2 आ जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि S1 और S2 के मध्य की दूरी अल्प होती है और ये द्विस्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी की तुलना में काफी कम होती है, तो बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो सभी अल्प कोण होंगे और अल्प कोणों के लिए साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। इस तरह से समीकरण 1 व 2 से हमें ये संबंध प्राप्त हो जाता है y अपॉन डी बराबर किसके, डेल x अपॉन डी। अब यहाँ से हम y का मान निकालें, यानी कि पर्दे के मध्य बिंदु या कह लीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी बिंदु या फ्रिंज की दूरी, तो y किसके बराबर आएगा, डेल x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। समीकरण नंबर 3 का ये वो समीकरण है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की
पर्दे के मध्य बिंदु या कह लीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पर जो दीप्त फ्रिंज बन रही है वो जो फ्रिंज बन रही है वो दीप्त फ्रिंज है, ये हम मानकर चलते हैं। तो दीप्त फ्रिंज कब बनती है? जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, और इनके लिए पथांतर कितना होना चाहिए? पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब व्यापक रूप से इसको हम किससे दर्शाते हैं कि डेल एक्स किसके बराबर हो? एन लैम्डा के, जैसे कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो डेल एक्स बराबर किसके होगा यहाँ पे? एन लैम्डा के। ठीक है, अब ये मान हम डेल एक्स के स्थान पर इस समीकरण में रख देंगे तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी वाई एन बराबर एन लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये समीकरण आप याद रखेंगे। ये पर्दे के मध्य बिंदु या कह लीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी भी या कह लीजिए एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब इससे अगली दीप्त फ्रिंज कौन सी बनेगी? तो हम एन से अगली कौन सी होगी? n+1v। तो n+1v दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर रहे हैं O से, तो ये किसके बराबर आएगी? yn+1, और ये किसके बराबर होगा? n+1 लैम्डा डी अपॉन डी। अब हमने ये क्यों ज्ञात की? आप देखेंगे कि एकांतर क्रम में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अगर मध्य बिंदु से हमें किन्हीं दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों की दूरी ज्ञात हो तो अगर हम उनका अंतर कर लें तो हमें अदीप्त की चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, ठीक इसका विपरीत भी हम कर सकते हैं। अब यही तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं। हमने दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों की पर्दे के मध्य बिंदु या कह लीजिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी ज्ञात कर ली, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई किसके बराबर आ जाएगी? बीटा से दर्शाएंगे, yn+1 माइनस yn, और ये बराबर किसके आ जाएगा? n+1 लैम्डा डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अंतर करेंगे तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी, दर्शा रहे हैं बीटा से। बीटा बराबर किसके? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 7। अब इसकी विपरीत प्रक्रिया दोहराते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बन रही है। तो अदीप्त फ्रिंज कब बनती है? जब अध्यारोपण विनाशी होता है। और विनाशी कब होगा? जब उन दोनों तरंगों के जब दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हों, और ये तब होगा जब इनके लिए मध्य जो पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणज हो। व्यापक रूप से इस पथांतर डेल एक्स को हम किससे दर्शाते हैं? 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा, जहाँ पे n कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब ये मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो NV अदीप्त फ्रिंज के लिए हमें yn का मान प्राप्त हो जाता है। मैं इसको दर्शा रहा हूँ yn डैश से। ठीक है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब इससे अगली अदीप्त फ्रिंज क्या होगी? n के स्थान पर हम क्या ले लेंगे? n+1। ठीक है, तो n के स्थान पर n+1 रखेंगे तो आपका 2n+1 -1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस कोष्ट को सरल कीजिए तो 2n+2 आ जाएगा, -1 है तो ये आपका 1 बचेगा, 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब दो कर्मागत अदीप्त फ्रिंजों की हमें दूरी प्राप्त हो गई। अगर हम इन दोनों का अंतर कर लें तो हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा डैश से दर्शा रहा हूँ, ये बराबर किसके? yn+1 डैश, ठीक है, माइनस yn डैश, और आप मान रखेंगे जब आप अंतर करेंगे तो हमें बीटा डैश का मान प्राप्त हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। अब आप समीकरण 7 और समीकरण 10 से देख सकते हैं कि चाहे आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करें या दीप्त फ्रिंज की, दोनों ही क्या है? समान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में जो भी अदीप्त या दीप्त फ्रिंज बन रही हैं उनकी चौड़ाई समान होती है। या आप पूरी तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप में एकांतर क्रम में तो हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, और उनकी चौड़ाई भी क्या होती है? समान होती है। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी कोणीय स्थिति। ठीक है, तो इस चित्र के आधार पर आप देख सकते हैं ये पर्दे का मध्य बिंदु था O, ये बिंदु P था जिस पर हम जिसके अनुसार हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी? y। ठीक है, ये दोनों स्लिटों के मध्य दोनों स्लिटों के मध्य का बिंदु था O डैश, और इससे O की दूरी कितनी थी? d, यानी कि द्विस्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी के बराबर। ये दूरी हमें ज्ञात है। ठीक है, अब इसके लिए हम कोणीय स्थिति ज्ञात करें तो सूत्र आप जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के। ठीक है, इसको हम चाप के रूप में मान सकते हैं, इसको त्रिज्या के रूप में। ठीक है, तो थीटा बराबर किसके? y अपॉन डी। ठीक है,
अगर इसके बाद हम इससे अगली द्वितीय फ्रिंज के लिए हम स्थिति ज्ञात करें, कोणीय स्थिति, और दोनों स्थितियों का अंतर ले तो उसको दर्शाएंगे डेल थीटा से, और अगर इस दूरी को अंतर को दर्शाएंगे डेल वाई से। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल थीटा डेल वाई अपॉन डी। ठीक है, अब डेल वाई किसके बराबर होता है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा के बराबर। जैसे कि आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि दो द्वितीय फ्रिंज लेते हैं, उनके मध्य उनकी दूरी ज्ञात करते हैं किससे, पर्दे के मध्य बिंदु या केंद्रीय द्वितीय फ्रिंज से। और अगर आप उन दोनों दूरियों का अंतर करते हैं वाई एन, ठीक, उसके बाद हमने क्या लिया था वाई एन प्लस वन, उन दोनों का अंतर किया था वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, तो हमें फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो गई थी बीटा। ठीक है, तो डेल वाई किसके बराबर होता है, बीटा के। तो हम डेल वाई के स्थान पर क्या रख सकते हैं, बीटा। ठीक है, तो डेल थीटा ये बराबर किसके आ जाएगा, बीटा अपॉन डी के। ठीक है, अब बीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब बीटा की अगर वैल्यू रखें तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा अपॉन डी। तो ये हमें कोणीय स्थिति या कह लीजिए कोणीय विस्थापन प्राप्त हो जाता है दोनों के मध्य। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र की बात करें तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का सूत्र हमें क्या मिला है, बीटा बराबर किसके, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो बीटा का मान है वो लैम्डा पर निर्भर कर रहा है, कैपिटल डी पर निर्भर कर रहा है, यानी कि लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है, कैपिटल डी के अनुक्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल डी के। ठीक है, अब देखिए इसी अनुसार यदि हम कैपिटल डी और स्मॉल डी नियत रखें तो बीटा अनुक्रमानुपाती किसके होगा, लैम्डा के, यानी कि जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसी के अनुसार फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा। ठीक है, तो लैम्डा लाल रंग की ज्यादा होती है नीले की तुलना में, तो फ्रिंज चौड़ाई लाल रंग के लिए अधिक प्राप्त होगी नीले रंग की तुलना में। ठीक है, बाकी और राशियों को यानी हम लैम्डा डी को नियत रखें तो बीटा व्युत्क्रमानुपाती होगा स्मॉल डी के, यानी कि दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, स्मॉल डी का मान जितना कम होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी अधिक प्राप्त होगी, इसके विपरीत स्मॉल डी का मान जितना अधिक होगा बीटा का मान उतना ही कम प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर हम लैम्डा और स्मॉल डी इसको नियत रखें तो बीटा अनुक्रमानुपाती किसके, कैपिटल डी के, यानी कि द्विस्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी फ्रिंज चौड़ाई उतनी अधिक प्राप्त होगी, या इसका विपरीत। ठीक है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य चीज जो आप अपने ध्यान में रखेंगे कि अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हम एक तो एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मूलतः हम इसमें पीले रंग का प्रकाश प्रयोग करते हैं। पीले रंग का प्रकाश इसलिए क्योंकि पीले रंग के प्रकाश की प्रकृति साधारण प्रकाश की प्रकृति के बराबर होगी। दूसरा, स्मॉल डी का मान हम कम से कम रखेंगे और कैपिटल डी का मान हम अधिक से अधिक रखेंगे। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर इस उपकरण को वायु के स्थान पर किसी और पारदर्शी माध्यम या जैसे कि किसी द्रव में डुबो दिया जाए, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो हम ले रहे हैं कि यदि समस्त उपकरण को जब आप किसी दूसरे माध्यम में रख रहे हैं तो उनके मध्य की जो दूरियां हैं वो परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखें। वायु के स्थान पर अपवर्तनांक n के किसी माध्यम में रख दिया जाए तो जो तरंगदैर्ध्य होगी लैम्डा से घटकर कितनी हो जाएगी, लैम्डा बटे n हो जाएगी, और जो नई फ्रिंज चौड़ाई आपको प्राप्त होगी बीटा डैश वो किसके बराबर होगी, लैम्डा डैश डी कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, लैम्डा डी का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/n लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये बीटा जो वायु में थी उसके बराबर होता है तो 1/n। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही आप वायु के स्थान पर किसी और माध्यम में रखेंगे पारदर्शी माध्यम में तो आपकी फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी वायु की तुलना से। तो इसके आधार पर ये ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इससे जुड़े हुए तथ्य व्यतिकरण से। इसके बाद हम बात कर रहे हैं श्वेत प्रकाश द्वारा व्यतिकरण। यदि हम व्यतिकरण में श्वेत प्रकाश का प्रयोग करें तो क्या होगा। हम जानते हैं श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना है, अनेक रंग उसमें विद्यमान होते हैं जिनका तरंगदैर्ध्य प्रास 380 नैनोमीटर से आपका 780 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, तो जब हम इसे यंग के द्विस्लिट प्रयोग करते हैं तो पर्दे पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है कि जो केंद्रीय द्वीप फ्रिंज है वहां तो हमें श्वेत द्वीप फ्रिंज या चमकीली द्वीप फ्रिंज प्राप्त होती है, लेकिन उसके उपरांत किसी भी ओर आप चले जाइए
सबसे निकट हमें पहले लाल फ्रिंज प्राप्त होती है और उसके बाद सबसे दूर हमें बैंगनी फ्रिंज प्राप्त होती है। उसके उपरांत उच्च क्रमों की फ्रिंजों के स्थान पर कोई स्पष्ट प्रतिरूप या कह लीजिए फ्रिंज प्राप्त नहीं होती। लगभग एक समान प्रदीप्त भाग दिखाई देता है। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, तो आपका केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तो चमकीली बन जाती है, यानी कि श्वेत प्रकाश में ही प्राप्त होती है। उसके बाद क्योंकि विचलन होगा द्वितीयक तरंगिकाओं का, और हम जानते हैं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा, तो सबसे निकट लाल रंग की फ्रिंज प्राप्त होती है, उसके बाद बैंगनी रंग तक की फ्रिंज प्राप्त होती है और उसके बाद हमें कोई फ्रिंज प्राप्त नहीं होती। ठीक है, बल्कि एक समान प्रदीप्त भाग प्राप्त होता है। उसका कारण ये कि विभिन्न रंगों का परस्पर क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमें श्वेत प्रकाश तरंगों का प्रयोग करने पर या श्वेत प्रकाश का प्रयोग करने पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसका मुख्य उपयोग यह है कि इसकी सहायता से हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं पर्दे पर। अगर हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रयोग करें या प्रकाश का प्रयोग करें एक वर्णीय प्रकाश का, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका फ्रिंज चौड़ाई या कह लीजिए जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं वो पर्दे पर उसमें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो आपको ये निर्धारण करना आसान नहीं होता कि कौन सी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, तो उसके लिए हम श्वेत प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यतिकरण। इसके बाद हम बात करते हैं विवर्तन की। तो विवर्तन होता क्या है कि तरंगों का, जैसा कि हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश का, तो प्रकाश तरंगे ले सकते हैं, उसके अलावा ध्वनि तरंगे भी होती हैं। तो तरंगों का किसी भी अवरोधक या द्वारक के सिरों से मुड़कर अपनी गति की दिशा बदल लेना और उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, यही व्यतिकरण का यही प्रकाश के विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो आपका प्रकाश होता है वो विवर्तन के कारण आपके अंधेरे भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे कि किसी बंद कमरे या उससे बाहर आपकी कोई आवाज़ हो रही हो तो वो आपको कमरे के अंदर सुनाई देती है, वो भी विवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, विवर्तन के लिए आवश्यक है कि जो अवरोधक है या द्वारक है उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो, तभी ये संभव हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विवर्तन के प्रकार की। विवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन कौन सा होगा, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु या कह लीजिए पर्दा दोनों द्वारक या अवरोधक से परिमित दूरी पर हों तो विवर्तन फ्रेनल विवर्तन होता है। क्योंकि दूरी सीमित है तो इसमें फ्रेनल विवर्तन में द्वारक या अवरोधक पर आपतित प्रकाश, ठीक है, या कह लीजिए विवर्तित प्रकाश, ये गोलीय या कह लीजिए बेलनाकार होता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दर्शाया हुआ है। ये द्वारक है, ये स्रोत है और ये पर्दा है, ये कह लीजिए प्रेक्षण बिंदु है और दोनों की इससे दूरी सीमित है। तो हमें जो तरंगाग्र यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है वो कौन सा है, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा नंबर 2 आपका फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों ही अवरोधक या द्वारक से अनंत दूरी पर स्थित हों, यानी कि इस प्रकार के विवर्तन में जो तरंगाग्र प्रयुक्त होगा वो समतल तरंगाग्र होता है। तो जो विवर्तन होगा उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रायोगिक व्यवस्था दी है एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समतल तरंगाग्र प्रयुक्त किया गया है। प्रयोगशाला में दूरी अनंत तो नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस के लिए यदि फोकस बिंदु से प्रकाश किरणें चल रही हो तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही तरीका अपनाया गया है। तो यहाँ पर समतल तरंगाग्र के कारण यह समतल तरंगाग्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल होगा, तो जो प्रतिरूप प्राप्त होगा विवर्तन प्रतिरूप वो कहलाता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।